सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे। रेलवे को जिस तरह से चलाया जा रहा है इस अंदाज में नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में ने फैसले के दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वजीर रेलवे रशीद के रेलवे के में भर्तियों के हवाले से जो बयान था उसके ऊपर हैरानगी का इजहार करते हुए उनका कहना था कि शेख रशीद कहते हैं रेलवे में 1 लाख भर्तियां करेंगे। रेलवे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन है। उनका कहना था कि वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन को कहाँ भर्ती करेंगे। चाइना से ML1 का मिलने वाला पैसा 1 लाख मुलाजमीन ही ले जाएंगे, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत की कोशिश है कि मुलाजमीन की तादाद कम करके 56,000 तक लाई जाए। उनका ये भी कहना था कि 1 लाख मुलाजमीन ML1 के लिए रखे जाएंगे। शेख रशीद से शायद अल्फाज के चुनाव में गलती हुई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे को मुखातिब करते हुए कहा कि सेक्रेटरी साहब आपसे रेलवे नहीं चल रही, रेलवे का निजाम इस तरह नहीं चलाया जाता जिस तरह से चलाया जा रहा है। इसके बाद अदालत का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर इकदाम करे और यकीनी बनाए कि रेलवे का सफर अवाम के लिए महफूज हो। अदालत का मजीद ये भी कहना था कि आए रोज के हादसा से कीमती जानों को और रेलवे को नुकसान हो रहा है। रेलवे को जिस तरह चलाया जा रहा है उस अंदाज में नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद अदालत उस्मा ने केस की समाअत को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया। जी, समाअत को 1 माह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सहरिश खान हमें आगाह कर रही थी, शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम स्टोरेज, कोरोना इशू, दीगर मामलात पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें महसूस होता है कि इसमें कुछ बड़े लोग मुलव्वस हैं। अगर हमें मुतमईन ना किया गया तो लिख दूंगा कि इस हुकूमत में बैड गवर्नेंस की इंतहा रही। पेट्रोलियम स्टोरेज, कोरोना इशू, दीगर मामलात पर क्या किया गया, चीफ जस्टिस का सवाल। मुझे महसूस होता है इसमें कुछ बड़े लोग मुलव्वस हैं। पॉलिसी वजीर आजम या काबीना ने बनानी है, कमीशन ने नहीं। वजारत पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में क्या पॉलिसी बनाई है। अगर हमें मुतमईन न किया गया तो मैं लिख दूंगा कि इस हुकूमत में बैड गवर्नेंस की इंतहा रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, इतना बड़ा क्राइसिस आया, क्या किसी की जिम्मेदारी थी या नहीं थी। आप लोगों के ताउन से इसका हल निकालना है ताकि दोबारा ना हो सके। वजारत पेट्रोलियम ने कीमतों के तयन के लिए समरी भिजवाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट चलाता है, सब इख्तियारात उसके पास हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जाली अकाउंट्स, प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला नैब दफ्तर इस्लामाबाद में पेश हो गए। ओवरसीज हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स की अलॉटमेंट पर सवालात पूछे गए हैं। नैब की डिप्टी चेयरमैन सेनेट से पूछगछ। नैब के ओवरसीज हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट्स की अलॉटमेंट पर सवालात। सलीम मांडवी वाला से प्लॉट्स की खरीदारी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची में प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट से तहकीकात जारी है। असलम खोखर से तफसीलात जानेंगे। असलम बताइएगा। जी अरसलान, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है सलीम मांडवी वाला वो आज नैब ओल्ड हेडक्वार्टर में पेश में, यहाँ पर डीजी नैब राजमंडी फार्मानी की सरबराही में जो तहकीकाती टीम है उनसे पूछताछ कर रही है। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो ओवरसीज हाउसिंग सोसाइटी में प्लाटों की अलॉटमेंट है उस पर जो है वो सवालात किए गए हैं। नैब के इजाज हारून से मुतालिक भी सवालात किए उन्होंने, और प्लाटों की खरीदारी का जो रिकॉर्ड है वो नैब ने तलब कर लिया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के प्लाटों की खरीदारी जो जरिए कोर्ट के जरूरी है ताकि सवालात के मैं आपको बताता चलूँ कि सिटी हिल्स कराची में प्लाटों की जो ओमनी ग्रुप को गैर कानूनी अलॉटमेंट की जो है उस हवाले से तहकीकात हुई। इससे पहले इसके भाई जो है नसीम मांडवी वाला उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया था, और इसी केस में साबिक MD-PIA इजाज हारून भी जो है वो उनको भी गिरफ्तार किया गया था। जी असलम, बहुत शुक्रिया असलम खोखर। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहल खाना की बैरून मुल्क जायदादों के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कमिश्नर इंटरनेशनल जोन को जवाब जमा करवा दिया। FBR ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहल खाना से बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक जवाब तलब कर रखा था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहल खाना की बैरून मुल्क जायदादों के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कमिश्नर इंटरनेशनल जोन को जवाब जमा करवा दिया। FBR ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहल खाना से बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक जवाब तलब कर रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 साला बच्ची के अगवा के केस में सरफराज बुगटी की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मजहर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सरफराज बुगटी के वकील कामरान मुर्तजा ने इस्तदा की कि आइंदा समाअत तक अबूरी जमानत दे दें। अगर जमानत न मिली तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि सरफराज बुगटी को 6 माह से किसी ने गिरफ्तार नहीं किया तो अब सरफराज बुगटी को कौन गिरफ्तार करेगा। अगर जमानत बनती है तो दे दें। 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मजहर आलम ने रिमार्क दिए कि सरफराज बुगटी बासर शख्स हैं, कोशिश करें बच्ची मिल जाए। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि वकील साहब आप समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं। सरफराज बुगटी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अगली समाअत 14 जुलाई को होगी। के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आवाम ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। अशरफ, बताएगा दरख्वास्त गुजारों ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ उमेर अली अंजुम एक शहरी है जिसने दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से जो है 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी के दिनों में इतनी लोड शेडिंग से लोग तंग आ चुके हैं, जबकि उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ अपनाया है कि सियासी जमातें सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही हैं, एहतजाज तो कर रही हैं, लेकिन उनको अवाम की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ अवाम की कोई परवाह नहीं है। अशरफ सलंगी हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत पाकिस्तान का एक और वादा पूरा हुआ। 40 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन और वबाई अमराज के जदीद हॉस्पिटल की तामीर मुकम्मल हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर हुक्काम के हमरा हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। कोरोना के खिलाफ एक चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और मुतालिका हुकाम ने हॉस्पिटल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन हॉस्पिटल 40 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर हुआ। न सिर्फ बेहतरीन साजो सामान और अद्वियात के साथ कोरोना से मुतासिरा मरीजों के लिए इस्तेमाल होगा, बल्कि दीगर मुतादी अमराज के इलाज के लिए भी कारआमद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल का क़याम काबिल तारीफ है। मुश्किल और कम वक्त में जदीद अस्पताल बनाने पर टीम को मुबारकबाद पेश की। बोले पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद बतदरीज कम हो रही है। दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में इस वबा से अमवात कम हुई। उन्होंने आवाम से अपील की कि SOPs पर अमल दरामद करें, ईद पर लापरवाही न बरतें। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। क्योंकि हमने लापरवाही की हमारी ईद के ऊपर, उसकी वजह से बड़ी तेज़ी से वायरस फैली। उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे अस्पतालों पे प्रेशर पड़ा, हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा। हमारी बदकिस्मती से अमवात हुई और बड़ा पीक किया हमारी ये वायरस ने। और उसके बाद फिर जो भी हमने कदम उठाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया। आज अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क पे कि आज हमारी कर्व नीचे जा रही है, यानी आज हमारी इन्फेक्शंस पाकिस्तान में नीचे जा रही हैं। हम भी नहीं उम्मीद लगा रहे थे कि इतनी जल्दी इन्फेक्शंस नीचे जाएंगी। हम समझते थे कि ये जुलाई के आखिर तक पीक करेगी। वजीर तवानाई उमर अयूब कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। बिजली पैदा कर सकेंगे वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि हमारे जो कराची के शहरी हैं उनको सहूलत मुयसर हो। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। जनाब सैयद आगा रफीउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मसला ये है कि इस मसले का हमें हल चाहिए। इशू ये नहीं है कि नेपरा क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट उनको सारी चीजें दे रही है, सफर फिर कराची की आवाम कर रही है। आज भी कराची के लोग तकलीफ में हैं।
तालीमी इदारे कब खुलेंगे, हतमी फैसला आज होगा। तालीमी इदारे खोलने की हतमी मंजूरी एनसीओसी से ली जाएगी। आपको बताएं कि तालीमी इदारे कब खुलेंगे, आज इसका फैसला किया जाएगा और तालीमी इदारे खोलने की हतमी मंजूरी एनसीओसी से ली जाएगी। तालीमी इदारे कब खुलेंगे, हतमी फैसला आज किया जाएगा। तालीमी इदारे खोलने की हतमी मंजूरी एनसीओसी से ली जाएगी। कोरोना के बाइस बंद तालीमी इदारों को सितंबर से खोलने का फैसला वजीर तालीम की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया। सितंबर के पहले हफ्ते में एसओपीज के साथ तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है। तालीमी इदारों को एसओपीज के साथ इम्तहानात लेने की भी इजाजत होगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का मिशन जारी है। लाहौर में आज मजीद 7 इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया जाएगा। सील होने वाले इलाके 7 रोज तक बंद रहेंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। लाहौर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया का एक और अहम इकदाम, शहर के मजीद 7 इलाके आज रात सील कर दिए जाएंगे। शहर के 7 अहम इलाकों में वाबदा टाउन और EME सोसाइटी को मुकम्मल बंद, जौहर टाउन का C ब्लॉक, टाउनशिप A2 ब्लॉक में लॉकडाउन होगा, जबकि चुंगी अमर सद्दू में बाजार और मुलाका आबादी, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी के कुछ इलाके बंद रहेंगे। मज़कूरा इलाकों को कोरोना वायरस के केसेस सामने आने की बिना पर लॉकडाउन करने का फैसला किया गया। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक EME सोसाइटी में 200 मरीज, वाबदा टाउन में 360, जौहर टाउन में 700 और चुंगी अमर सद्दू में 220 कोरोना वायरस के मरीज रिपोर्ट हुए। DC लाहौर दानिश अफजाल के मुताबिक तमाम इलाकों में मजमूई तौर पर 877 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। इलाकों को गुज़िश्ता रात सील किया जाना था, मगर लोगों की जरूरियात के पेश नजर लॉकडाउन का फैसला 1 रोज के लिए मौखर किया गया। सील किए गए इलाके 7 रोज तक बंद रहेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज लाहौर। कोरोना के फैलाव के खदशात के पेश नजर पेशावर में मजीद 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत के मजीद 2 इलाकों में दोपहर 4 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जरियाब कॉलोनी और फकीर किले को कल से बंद किया जाएगा। लॉकडाउन का फैसला बढ़ते कोरोना केसेस के बायस किया गया। सील करदा इलाकों में अशियाए जरूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। इन इलाकों की मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। इलाका मजिस्ट्रेट और पुलिस को स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद एक्टिव केसेस से ज्यादा हो गई है। 3,359 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 61 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना का इफरीत काबू में आने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद एक्टिव केसेस से ज्यादा है और ताहाल 1,45,311 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 90,554 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,359 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 61 अफराद जाँ बहक हुए। 56 अफराद का अस्पतालों और 5 का इंतकाल घरों में हुआ। कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 4,983 हो गई है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 99,362, पंजाब में 84,587, खैबर पख्तूनख्वा में 29,052, बलोचिस्तान में 11,052, इस्लामाबाद में 13,731, आजाद जम्मू कश्मीर में 1,459 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,605 हो गई है। मुस्लिम लीग नून की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग का मामला स्क्रूटनी कमेटी को 17 अगस्त तक हतमी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर ऑन शराजी से। जी ऑन। जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस का मामला चल रहा है, वो मामला जो था वो खसूसी तौर पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी भिजवाया गया था। अब इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को यह हिदायत की गई है कि 17 अगस्त तक वो मुस्लिम लीग नून की फंडिंग केस की आखिरी रिपोर्ट जो है जमा करवाए, यानी तकरीबन 1 माह और 7 दिन का टाइम जो है वो मजीद दिया गया स्क्रूटनी कमेटी को। स्क्रूटनी कमेटी की हतमी रिपोर्ट का जायजा लेकर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। इस हवाले से ये भी बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
MLA जो फैसलाबाद से है फरूक हबीब, उन्होंने दरखास्त दे रखी है कि मुस्लिम लीग नून ने मुबैना तौर पे जो है वो मुख्तलिफ ऐसे जराए से गैर मुल्की फंडिंग जो है वो हासिल की है। जो कुछ तो फंडिंग ऐसी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि कुछ ऐसी फंडिंग है जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो नहीं ले सकते थी। जी सही, बहुत शुक्रिया अंशे राजी। वजीर तालीम शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वही जो सिफारिशात थी बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस की, वो सिफारिशात हमने आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC में लेके गए, जहाँ पे उसको हमने डिस्कस किया और उसके बाद चंद मामूली रद्दोबदल के बाद जो फैसले हुए वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। पहला फैसला तो ये था कि जहाँ तक तालीमी इदारे हैं, तालीमी इदारों का मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी है, उसका मतलब स्कूल्स भी है, कॉलेजेस भी है, जितने भी तालीमी इदारे मुख्तलिफ नौइयत के हैं उन सब पे अप्लाई करता है। हमने ये फैसला किया कि 15 जुलाई तक, आपको याद है कि हम सारी तालीमी इदारे बंद कर चुके थे। ये फैसला किया कि 15 जुलाई को तो कोई तालीमी इदारा नहीं खुलेगा, लेकिन 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी इदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं, निशानियां हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनका क्या हाल है और उससे और यकीनन अगर अर्ली सितंबर में या लेट अगस्त के अंदर अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से हम खोलना चाहेंगे। उसके ऊपर दो तीन चीज़ें और भी हैं कि हम ये जब खुलेंगे तो इसके लिए बाकायदा एक SOPs बनाई जाएंगी कि किस तरीके से खुलेंगे। उसमें बहुत सारी तजावीज़ आई हैं। एक तजवीज़ ये है कि जी क्लासेस की तादाद कम करके 2 शिफ्ट में किया जाए। एक तजवीज़ ये भी है कि एक दिन एक क्लास के बच्चे अगर आते हैं तो उनको एक दिन छुट्टी दे के फिर अगले दिन उनको लाया जाए। सो मुख्तलिफ तजावीज़ इसमें आ रही हैं। कुछ ये है कि क्लासेस जो हैं उनको खुला कर दिया जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी तजावीज़ आ रही हैं। और कोई है कि जी ऑड और इवन नंबर्स के मुताबिक स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। कुछ ये है कि बड़ी क्लासेस को पहले बुलाया जाए फिर छोटी क्लासेस को बुलाया जाए। तो ये सारे मामला जो हैं हम साथ साथ रिव्यू करते रहेंगे, लेकिन क्लियरली हम चाहते हैं कि अगर सेहत के इंडिकेटर्स बेहतर हैं तो हम 15 सितंबर को खोलना चाहेंगे। उससे पहले जैसे कि आपको मालूम है जुलाई 31 को ईद है, 14 अगस्त भी बीच में आ रही है, फिर अगस्त के आखिरी हफ्ते 10 दिन में मुहर्रम भी है, फिर यौम आशूर जो है मेरा ख्याल है शायद 29 अगस्त को है। तो ये सारे चीज़ें हैं। वैसे भी बहुत सारे तालीमी इदारे जो हैं वो सितंबर में खुलते हैं। तो ये जो SOPs हैं, हमने सूबों से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने अपने जो SOPs हैं वो हमें लिख के भेज दें और उससे हम कोई वफाकी सतह पर जो तरीक़ाकार हैं कि किस तरीके से खुलेंगे वो हम साथ साथ एलेबरेट कर देंगे। उसके अलावा इसी से मुंसलिक जो चंद फैसले हुए हैं वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक फैसला ये हुआ है कि क्योंकि हम खोलना चाह रहे हैं अब 15 सितंबर तक, तो इसलिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों को इजाज़त दी जाए कि वो अपने जो इंतज़ामी दफातर हैं उनको भी खोल सकें उससे पहले, और उससे पहले उनके अपने टाइम टेबल के मुताबिक जब वो समझते हैं वो असातिज़ा को भी बुलाएं और SOPs की प्रैक्टिस भी करें। और जो भी मुख्तलिफ, क्योंकि इतनी देर तालीमी इदारे बंद हैं, उनको खोलने के लिए कोई फ़िज़िकल काम करने की भी ज़रूरत होगी, सफाई करने की ज़रूरत होगी, क्लासेस को तैयार करना पड़ेगा, उसमें SOPs की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। और तो ये सारे जो काम हैं वो
खुलने से पहले जो 2 माह हैं इसमें अपने अपने टाइम टेबल के मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो तालीमी इदारे सारे हैं, वो उनका अख्तियार है कि वो चाहें तो वो अपनी फैकल्टी को बुला सकते हैं। ये फैसला कि कब बुलाना है, किस तरीके से बुलाना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, SOPs को कैसे चेक करना है, ये चीज़ जो है ये तालीमी इदारे इसका खुद फैसला करेंगे। ये सूबाई हुकूमतें जो सरकारी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनका फैसला सरकारी, लेकिन हमारी तरफ से ये इजाज़त है कि वो असातिज़ा को और इंतज़ामी को जो दफातर हैं उनको खोल सकें। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि वो 3rd वीक ऑफ जुलाई और ईद से पहले या थोड़ा सा ईद से बाद वो अगर अपने वो स्टूडेंट्स जिनको रिसर्च लेबॉरेटरीज तक रसाई ज़रूरी है, जो कि PhD के स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ी तादाद में हैं और वो किसी लेबॉरेटरी में काम करना चाहते हैं या कुछ है, तो यूनिवर्सिटीज़ अपने SOPs के मुताबिक उनको बुला लें और वो जो चंद महदूद तादाद PhD स्टूडेंट्स की रिसर्च पे काम करने वाले, लेबॉरेटरीज़ पे काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो पहले भी बुला सकते हैं 15 सितंबर से पहले। इस चीज़ का फैसला कि किस तारीख को बुलाना है, कैसे बुलाना है, वो यूनिवर्सिटीज़ और ख़ुद जो है वो उसमें करेंगी कि जी किस तरीके से किस तरह इनको बुलाना है। उसके बाद एक और मसला जो बहुत ज़्यादा दरपेश है और जिसके लिए वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे जो इस वबा के दौरान जो एक ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ के इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि जहाँ इंटरनेट था वहाँ तो ये मुमकिन हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ ने दूर से अपनी तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रखा, लेकिन जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत दुश्वारी आई, या इंटरनेट फैसिलिटी जो थी वो स्टेबल नहीं थी, यानी कि वहाँ पे वो ऊंचा नीचा होता रहता था, तो वहाँ पे तो वो तलबा जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी और उनको बहुत नुकसान हुआ। नुकसान तो सबका हुआ है, क्योंकि पिछले मार्च से ये जो सारे बंद हैं, तो जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, और हालांकि आपको पता है हमने टेली स्कूल शुरू किया है, करीब हम एक वेब पोर्टल करने लगे, ये सब कुछ करने के बावजूद यकीन तालीम का नुकसान तो हुआ है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर में खोल दिए जाएं, लेकिन ख़ास तौर पे उन नुकसान हुआ है जिनका कोई किसी किस्म की इंटरनेट अवेलेबिलिटी जो है उनके लिए नहीं थी। तो इसलिए हमने यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ की इजाज़त दी है कि वो ईद के बाद यानी कि अगस्त के शुरू में उन इलाकों के तलबा को अगर वो चाहें तो अपने हॉस्टल्स में बुला सकते हैं, लेकिन हॉस्टल्स के अगर 30% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी हॉस्टल्स की नहीं होगी, यानी कि अगर एक हॉस्टल में 100 बच्चों की गुंजाइश है तो सिर्फ 30 को वहाँ पे बुलाया जाएगा और बाकायदा SOPs बनाए जाएंगे और SOPs बना के उस पर अमल दरामद करा के उन बच्चों के लिए ये है जिनको इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिनकी तालीम का बहुत नुकसान हो रहा है, और इसके बारे में हमें बहुत तहरीक की गई यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, सब की तरफ से, कि उन बच्चों को हॉस्टल्स में आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अभी हम नहीं दे रहे, लेकिन ईद के बाद हम यूनिवर्सिटीज़ को ये इख्तियार देते हैं कि वो उन बच्चों को बुला के हॉस्टल में 30% की हद तक पर जो हॉस्टल है वो बुला के उनको रख सकते हैं। एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे जिसका जिक्र करना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो आएंगे हॉस्टलों में, या जो असातिज़ा पहले तैयारी करने के लिए आएंगे, या जो बच्चे लैब के लिए या किसी काम के लिए आए, उन सब का आने से पहले
उनका प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, टेम्परेचर चेक होगा, बाकी चीज़ें, टू इंश्योर कि कोई ऐसा बच्चा जो जिसको खुदा न खास्ता कोई बुखार है या कुछ है तो वो उनका वो पहले चेक हो सके। सो हेल्थ चेक जो है वो मैंडेटरी होगा यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूलों में और जहाँ भी कोई ये इंसिडेंटली जो सहूलत हमने यूनिवर्सिटीज़ को और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दी है जहाँ तक फैकल्टी और उसका ताल्लुक है, ये सहूलत उनके लिए भी है, स्कूलों के लिए भी है कि अगर वो अपने असातिज़ा को और इंतज़ामी दफातर को पहले बुलाना चाहते हैं, ईद के बाद बुलाएं, तो उसके बाद वो बुला के और उनको एक तो SOPs के बारे में पूरी तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए और दूसरा जो पूरा प्रोग्राम इतनी देर से जो मुनक़ता हुआ है उसके बारे में, तो वो भी इजाज़त जो है वो होगी। तो उसके बाद हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाएगी, लेकिन फिर हम सूबों को कहेंगे कि आप अपने अपने मुकामी हालात के मुताबिक जो है वो SOPs बना सकते हैं और वो SOPs जो हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में सब पे अप्लाई होंगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसकी मॉनिटरिंग करेंगी। और अगर कहीं SOPs पे अमल ना हुआ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो उस अदारे को या उस स्कूल को या जो भी है उसको बंद कर देंगे, क्योंकि SOPs खास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स को जिनकी तरफ से बहुत उनसे भी ये गुजारिश है कि SOPs जो है वो वही होंगी जो कि गवर्नमेंट बनाएगी और आपने उन SOPs पे अमल दरामद करना। अब दूसरा इशू जो डिस्कस हो, तो ये तो इशू हो गया जहाँ तक स्कूलों के और तालीमी इदारों के खुलने का ताल्लुक है। दूसरा इशू जो हमने डिस्कस किया वो था इम्तिहानात का। आपको पता है कि 13 मार्च के बाद जब से हमने तालीमी इदारे बंद किए, तो ना सिर्फ कि तालीमी इदारों के इम्तिहानात जो हैं उनको भी बंद किया, लेकिन बेशुमार प्रोफेशनल एसोसिएशंस, मेडिकल कॉलेजेस, एडमिशन टेस्ट, बेशुमार ऐसे इदारे थे, मदारिस, कि जिन सब के इम्तिहानात हमने बंद कर दिए। अब उनकी तरफ से हमें बहुत सारी तहरीक की गई, प्रोफेशनल एसोसिएशंस की तरफ से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स के हो गए, बाकी हो गए, कि जी हमें अपने इम्तिहानात लेने दिए। मसलन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको मालूम है कि अगर डॉक्टर बनना है तो वो बगैर इम्तिहान के तो डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है। तो हमने इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन टेस्ट करने होते हैं, ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपने एडमिशन टेस्ट करने होते हैं। तो हमने सब चीज़ों पे पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब हम इस पाबंदी को रिलैक्स कर रहे हैं, और रिलैक्स कर रहे हैं सिर्फ इम्तिहानात की खातिर कि 2nd वीक ऑफ जुलाई से जो भी अदारे मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहानात लेना चाहते हैं वो इम्तिहानात लेने की उनको इजाज़त होगी। मसलन मदारस में इम्तिहानात उनके जो अपने निज़ाम के तहत 10वीं और 12वीं के इम्तिहान हैं उनका है, उनकी इजाज़त होगी। इसी तरह प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं और हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर कोई वो इम्तिहान लेना चाहते हैं उन टाइम टेबल वो अपना खुद बना लें, लेकिन उनको इजाज़त होगी कि वो इम्तिहान, ये इम्तिहानात जो हैं ये 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि हर एक का, किसी का 1 दिन का इम्तिहान है, किसी का 2 दिन का इम्तिहान है, किसी का 3 दिन का है, लेकिन ये ज़्यादा ड्यूरेशन के इम्तिहानात नहीं हैं। तो इसके लिए इजाज़त होगी। यूनिवर्सिटीज़ को भी कहा है कि एडमिशन टेस्ट अपने इस तरीके से करें कि अगर इम्तिहान 1 दिन होता था तो उसको 2 दिन पे या 3 दिन पे कर दें, ताकि जो झमघट्टा है स्टूडेंट्स का वो ना हो। तो इम्तिहानात का सिलसिला जो है उसकी इजाज़त दे दी गई है, और उसमें स्पेशल किस्म के SOPs बनेंगे। मैं उसके ऊपर ज़रा सा आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो इसके जो SOPs हैं उसमें ये है कि 6 फुट का फासला इम्तिहान लेने के लिए, अगर डेस्क होते हैं तो 6 फुट का फासला रखा जाएगा। मास्क का पहना कंपल्सरी होगा।
जहाँ जहाँ मुमकिन हो इम्तिहानात को ओपन एयर यानी कि टेंट लगा के, हालांकि गर्मी बहुत है लेकिन सेहत की खातिर जहाँ जहाँ मुमकिन है और इंतज़ाम हो सकता है तो ओपन एयर में किया जाए और उनका स्टैगर किया जाए, यानी कि एकदम सारे इम्तिहानात दिए जाए, उनको स्टैगर करके किया जाए ताकि जो ख़तरा है इन्फेक्शन का वो कम हो जाए। और इसके अंदर ये SOPs जो है ये अगर फॉलो नहीं होती, कोई अदारा या कोई जो इम्तिहान ले रहा है अगर इस SOP को फॉलो नहीं करता तो वो इम्तिहान बंद कर दिया जाएगा, उसकी इजाज़त होगी। और इसको सूबाई हुकूमतें और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत जो है वो बहुत करीब से इस चीज़ को मॉनिटर करेगी। और लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो बहुत सारे मुल्तवी इम्तिहान हैं, बाय द वे, जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान हैं, जिसमें प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान हैं और भी इस तरह सरकारी इदारों के जो इम्तिहानात हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी है, एडमिशन करनी है, तो ये जो इसके अंदर अब इसकी इजाज़त है SOPs के साथ। अगर SOP में फॉलो ना हुआ या किसी ने उसकी खिलाफ वर्जी की तो वो इम्तिहान जो है बंद कर दिएगा। और ये थोड़ी ड्यूरेशन के लिए 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4-5 दिन से ज़्यादा इम्तिहानात नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा कि ओपनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो 15 सितंबर है, लेकिन ये स्पेशल कंसेशन जो दिया जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की अगर एडमिशन के टेस्ट नहीं होंगे तो फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा कैसे कोई, तो इसलिए उनको टेस्ट लेने की ज़रूरत है उससे पहले। इसी तरह और भी अगर डॉक्टर तो नहीं बना सकते MBBS का इम्तिहान के बगैर, तो वो बहुत ज़रूरी है। सो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ की इजाज़त दी जाए। तीसरा जो मैं आपसे मैंने गुजारिश की थी वो है फ़नी तरबियत के जो अदारे हैं। अब फ़नी तरबियत के अदारे जो हैं वो 2 किस्म के हैं। एक वो अदारे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराते हैं, यानी कि फैक्ट्री अगर चल रही है तो वहाँ पे अप्रेंटिस या वहाँ पे बच्चे जाके फैक्ट्री में ट्रेनिंग हासिल करते हैं ऑन द जॉब। एक वो है जो कि क्लासरूम सेटिंग में चला रहे हैं तो लोड शेडिंग से मर गए, जब सुबह उठे तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कू हो चुका है, भुट्टो साहब की हुकूमत पलट चुकी है। सर ये तो 45 साल पहले से लोड शेडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरी चीज सर मेरी रफीउल्लाह साहब आप जो है ना हद पार नहीं करें, आप बैठ जाएं। आपको मैं बार बार समझाता हूं, आप नहीं समझते हैं यार। अपने सीनियर से सीखो, बात सुनना सीखो अपने सीनियर से, तो बैठ के चुप करके सीखो। आप रफीउल्लाह साहब मैं आपको बार बार आप करना क्या चाह रहे हैं? आप हर दफा खड़े हो जाते हैं, आप चुप करके बैठे हैं। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा आप आइंदा इस तरह नहीं करेंगे बिल्कुल। सर दूसरा सवाल जो उठाया गया वो के इलेक्ट्रिक में बहुत सारे सवाल उठाए गए। हमें यह भी बताया गया कि डावोस जाते हैं वो, क्योंकि ये तो के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन निजकारी तो की तहरीक इंसाफ ने, ऐसे लग रहा है इनकी बातों से। आते हैं वो क्योंकि ये तो के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन निजकारी तो की तहरीक इंसाफ ने, ऐसे लग रहा है इनकी बातों से। सर के इलेक्ट्रिक की निजकारी की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में। उसके बाद 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाउस प्रिविलेज है कि उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वजीर बिजली जो बाद में वजीर आजम पाकिस्तान बने, राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी खड़े होकर बताएं कि ये इतनी क्रिमिनल आउटफिट जिसने के इलेक्ट्रिक को खरीदा हुआ था तो इन्होंने उसको क्यों नहीं पकड़ा। फिर उसके बाद आ गई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हुकूमत चली। और इस हाउस की खुशकिस्मती देखिए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वजीर बिजली ख्वाजा आसिफ भी इस वक्त हाउस में मौजूद हैं। हम उनसे भी यही सवाल पूछेंगे कि ये मेंबर्स ऑपोजिशन के पूछ रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का जो मालिक है वो बहुत बड़ी क्रिमिनल आउटफिट है, तो इन्होंने 5 साल और इन्होंने 5 साल उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? तो इसका जवाब तो हम उनसे इंतजार करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि लोड शेडिंग हो क्यों रही है। सर लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि हमने जिस वक्त कराची की मांग बढ़ती गई,
कराची के अंदर बिजली की जरूरत बढ़ती गई, लेकिन हुकूमतें जो पाकिस्तान में थी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया कि या कराची के अंदर बिजली की पैदावार बढ़ाई जाती या जो बाकी पाकिस्तान है कम से कम वहां से तो सिस्टम इंपोर्ट कर सकता। पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने बढ़ते चले गए। हमने इश्तिहार देखे, आज भी हम तकरीरों में सुनते हैं कि 10,000 मेगावाट ऐड हो गया। उसकी कीमत आज अवाम भी पेश कर रही है, लेकिन कराची जिसको बिजली की जरूरत है वो उन कारखानों से बिजली नहीं ले सकती, क्योंकि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के निजाम के अंदर कराची में तब्दीली लानी थी वो नहीं की गई। और शायद वो इसलिए नहीं की गई, स्पीकर साहब वहां पीछे बैठते थे बैक बेंचेस के अंदर ऑपोजिशन की, इसी हाउस के अंदर उस वक्त के वजीर बिजली ने खड़े होकर कहा, और ये कराची की के इलेक्ट्रिक की डिबेट में कहा, कराची इज नॉट माई प्रॉब्लम। ये कहा गया कराची को, ये कहा गया कराची को। तो जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम अब हो रहा है। जो बिजली का निजाम में तब्दीली है, सीसीओई ने, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल की कि इलेक्ट्रिक को बुलाया गया, नेपरा को बुलाया गया, एनटीडीसी को बुलाया गया, इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर मुआहदे कराए जा रहे हैं। जो कमिटमेंट की गई है उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी है, उस निजाम की बेहतरी के अंदर इंशाअल्लाह रिकॉर्ड टाइम के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। और आप वो देखेंगे कि वो कराची जिनको ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीके इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। जी राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, आज मुझे सही तौर पर समझ आया कि जब कहा जाता है कि सवाल गंदम और जवाब चना, उसका असली मकसद क्या है, मतलब क्या होता है। ऑनरेबल मेंबरान फ्रॉम कराची, उन्होंने एक मसले की निशानदेही की कि कराची में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, लोड शेडिंग है, बिजली नहीं मिल रही। यहां से कॉल अटेंशन नोटिस आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी इसी मसले पर सवालात किए। देखिए, एक तरीका है, असद उमर साहब का बहुत एहतराम है, गोर अयूब साहब अपने वजीर तवानाई जो हैं हमारे उमर अयूब साहब, इनका बड़ा एहतराम है। जब आप एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब देने के बजाय तकरीर करते हैं और उसमें आपके पास सिर्फ एक बात है, माफ करना, हर सवाल का जवाब आपका यह आता है कि यह पिछली हुकूमतों का करा धरा है। भाई ठीक है, मैं आपसे इस बहस में नहीं उलझूंगा। मेरे भाई, बात दरअसल ये है जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, कि ये 4-6 महीने तक तो ये फिक्रे चलते हैं। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, जब आप अख्तियारात में आ जाते हैं, तो फिर 2-4 महीने के लिए तो आप कहते हैं पिछली हुकूमत में ये मसला था, हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यार, आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसला का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? ये जवाब है आपका? इसका मकसद ये है, इसका मकसद ये है, और इसका मतलब जो निकलता है वो ये है जनाब स्पीकर कि बदकिस्मती से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान पर आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान पर आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। मजीद तफसीलात जानेंगे इजलाल हैदर से। इजलाल, बताइएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतही कमीशन बनाने का
फैसला किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कमीशन के नाम तलब किए हैं और अटॉर्नी जनरल की जानिब से कमीशन के नाम बेहतर ना हुए तो अदालत नाम तजवीज करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी सरकारी रिकॉर्ड को छुपाने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोल बुरहान की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का कहा है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि बादी नजर में इस मामले में हमाम में सब कपड़े उतरेंगे, मजबूत लोग कमीशन में चाहिए हैं। और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने दौरान समाज ये भी कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम बज़ाहिर लग रहा है कि बहुत बड़ा आदमी है जो 4 मरतबा बुलाने पर भी पेश नहीं हो रहा। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, चेयरमैन फैजुल्लाह कामुका की जेर सदारत जारी। ज़राई तरक्याती बैंक का बोर्ड गुज़श्ता 7 माह से क्यों नहीं लगाया जा सका, चेयरमैन कमेटी का वजारत खजाना से सवाल। मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का अहम इजलास जो है वो गुज़श्ता 2 रोज से जारी है और इसमें तरक्याती बैंक जो है वो ZTBL के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जो अभी तक नहीं लगाया गया हुकूमत की जानिब से वो मामला दे रहा है। गुज़श्ता रोज जो है वो ZTBL के प्रेसिडेंट जो है वो कायमा कमेटी के सामने पेश हुए थे। आज फिर से दोबारा मामला देखा गया है। वजारत खजाना जो है वो उसके हुकाम जो है वो सेक्रेटरी खजाना, स्पेशल सेक्रेटरी खजाना जो है वो कायमा कमेटी में पेश हुए हैं और चेयरमैन कायमा कमेटी की जानिब से सख्त रिमार्क दिए गए हैं कि वजारत खजाना बताए अभी तक ज़राई तरक्याती बैंक का बोर्ड जो है वो 7 माह से क्यों नहीं लगाया जा रहा। लगता है हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि नई ब्यूरोक्रेसी आ गई है जो चाहती है हुकूमत कामयाब ना हो। 9 रुकनी बोर्ड मुकर्रर करने के लिए तकरीबन 3 माह का वक्त जो है वो दरकार होता है। सेक्रेटरी खजाना जो है उन्होंने कमेटी के सामने मौक़िफ़ अपनाया है। जब 2 हफ्तों का टाइम दिया था उस वक्त नाम फाइनल थे, उनमें से एक मेंबर का इंतकाल हो गया और एक मेंबर ने माजरत कर ली। सारी तफसीलात जो है स्पेशल सेक्रेटरी खजाना ने जो है वो कायमा कमेटी बराए खजाना के सामने रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। हिम्मत, जहद मुसलसल और अज़्म इस्तक़लाल का इस्तिआरा, तहरीके पाकिस्तान में नाकाबिले फरामोश किरदार के उस्ताद अल हदीस मौलाना मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर मजहबी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया। जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान के उस्ताद अल हदीस नमूना खैर आलिम बाअमल उस्ताद मोहतरम हजरत अक़दस मौलाना मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर मजहबी शख्सियात ने दुख और अफसोस का इजहार किया। कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान, मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील, मौलाना ख्वाजा खलील अहमद, शेखुल हदीस जामिया कासिम अल उलूम मुल्तान मौलाना मोहम्मद अकबर, जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद सुमरो जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान तशरीफ लाए। मरहूम के लवाहिकीन, अकीदतमंदों और शागिर्दों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम ने दीन इस्लाम के लिए जिंदगी वक्फ कर रखी थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।